guys, welcome back to Academy of Earth Sciences. This is Akansha and I am bringing you part 3 of the Assistant Hydrologist exam solution. So let's get started. Let's begin with question number 21. Which one of the following are the lithologies of deltaic deposits? So deltaic deposits are formed in deltas. And what are deltas? Deltas are basically a structure that is formed when a river enters a slow moving or stagnant water body. क्या होता है, जैसी रिवर किसी स्टैगनेंट वाटर बॉडी जैसे कि लेक या फिर पॉन्ड या फिर स्लो मूविंग वाटर बॉडी जैसे कि ओशंस एंड सीज में एंटर करता है तो वो अपने सेडिमेंट्स वहीं पे डिपॉजिट कर देता है, तो उससे एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा में यहाँ पे अपर डेल्टाइक प्लेन, लोअर डेल्टाइक प्लेन, सब एक्वस डेल्टा एंड प्रो डेल्टा. अब यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स में हमें अलग अलग साइज के सेडिमेंट्स मिलते हैं. जैसे कि अपर डेल्टाइक प्लेन में हमें फ्लूवियल सैंड्स, ग्रेवल और मड साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं. वैसे ही सब एक्वस डेल्टा में हमें ग्रेवल और सैंड साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं. और जैसे हम और आगे जाते हैं, रिवर वर्ड्स मूव करते हैं यानी कि प्रो डेल्टा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ही फाइन सेडिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि क्ले और सिल्ट साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं. सो बेसिकली हमें क्लास्टिक सेडिमेंट्स मिलते हैं डेल्टा में, और वो क्या बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ सेडिमेंट्स हो सकते हैं. So let's see. First we have shale, clay and limestone. यहाँ पे क्लास्टिक सेडिमेंट्स है, सो लाइमस्टोन हमारा नहीं होगा. इस ऑप्शन में भी हमें लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट दिख रहा है, सो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट वी हैव सिल्टस्टोन, ग्रे वैके एंड क्ले स्टोन. सिल्टस्टोन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो रॉक्स जो सिल्ट साइज के पार्टिकल से बने हैं. ग्रे वैके रिप्रेजेंट करता है जो सैंडस्टोन जिनमें मोर देन 15% क्ले है, एंड क्ले स्टोन हमारे क्ले साइज्ड के सेडिमेंट से बने होते हैं. सो ये हमारा जो ओवरऑल रेंज ऑफ सेडिमेंट्स मिल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉट करेक्ट. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन एंड मडस्टोन. कॉन्ग्लोमेरेट हमारे बेसिकली राउंडेड क्लास्ट होते हैं जो कि ग्रेवल, कॉबल, पेबल साइज के हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे सैंडस्टोन्स जो सैंड साइज के पार्टिकल से बने होते हैं, एंड मडस्टोन्स जो मड साइज के पार्टिकल से बने होते हैं. सो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये सारे जो हमारी जो रेंज ऑफ सेडिमेंट्स हमें मिल रहे हैं डेल्टाज में उसको कवर कर रहा है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास्टिक रॉक? सो क्लास्टिक रॉक्स बेसिकली क्लास्ट से बने होते हैं. अब क्लास्ट क्या होते हैं? क्लास्ट कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक या फिर हमारा इग्नियस रॉक की वेदरिंग से हमें क्लास्ट मिलते हैं, यानी कि ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास्ट. अब क्लास्ट से हमारे अगर नए रॉक्स बन जाते हैं, यानी कि कोई भी नए सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे क्लास्ट से, तो उसको हम क्लास्टिक रॉक्स बोलेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट हमारे पास आ गया सैंडस्टोन. सैंडस्टोन बेसिकली सैंड साइज के क्लास से बना होता है, सो सैंडस्टोन क्लास्टिक रॉक है. नेक्स्ट वी हैव शेल. शेल बेसिकली मड साइज के पार्टिकल से बना होता है जिसके अंदर एक फिजिलिटी होती है, सो उसको हम शेल बोलते हैं. शेल इज ऑल्सो क्लास्टिक. नेक्स्ट वी हैव लाइमस्टोन. लाइमस्टोन बनता है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेशन से, यानी कि किसी भी वाटर में अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है और वो प्रेसिपिटेट हो जाए तो उससे हमें ये लाइमस्टोन मिलता है. लाइमस्टोन बेसिकली केमिकल सेडिमेंट से बना हुआ है, सो उसको हम क्लास्टिक रॉक कंसिडर नहीं करते. So this is the correct option. Next है conglomerate. Conglomerate basically rounded fragment से बना होता है, यानी कि rounded fragments जो कौन से साइज के हो सकते हैं? ग्रेवल, पेबल, कॉबल एंड बाउल्डर साइज के जो क्लास्ट होते हैं उससे हमें conglomerate मिलता है. So this is the correct answer. Moving on to question number 23. A geothermometer is based on which one of the following type of reactions? So geothermometers are basically an indicator of temperature and pressure conditions at which any geological event occurred. यानी कि geological event किस temperature pressure condition पे occur हुआ है ये हम geothermometer से पता लगा सकते हैं. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन से. ये बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर है किसी भी रिएक्शन से, और ये अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे हो सकता है. तो ये हमारा कोई इंडिकेट नहीं कर सकता कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वाटर रिमूव होगा. So this is not correct. Next is oxidation reaction. Oxidation reaction में basically addition of oxygen या removal of hydrogen अगर reaction में से हो जाए, so उसको हम oxidation reaction कहते हैं. इससे भी हमें temperature या pressure conditions का पता नहीं चल सकता क्योंकि ये भी एक vast
वेराइटी ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव आयन एक्सचेंज रिएक्शन एंड नेट ट्रांसफर रिएक्शंस। अब नेट ट्रांसफर रिएक्शंस क्या होती हैं? नेट ट्रांसफर रिएक्शंस में ऐसा होता है कि कोई भी फेज ट्रांसफर हो जाती है एक फेज से दूसरी फेज में। जैसे यहाँ पे हमारे पास है अनॉर्थाइट। अनॉर्थाइट फेज किस में कन्वर्ट हो रही है? ग्रॉसुलर प्लस काइनाइट प्लस क्वार्ट्ज में। यानी कि अनॉर्थाइट फेज कंज्यूम हो जाएगी और हमें सिर्फ ग्रॉसुलर, काइनाइट और क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा। सो हमें इसमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे पहले अनॉर्थाइट एग्जिस्ट करता था और किसी टेम्परेचर प्रेशर चेंज की वजह से हमें ग्रॉसुलर, काइनाइट और क्वार्ट्ज देखने को मिल रहा है। सो ये भी हमारा जियोथर्मोमीटर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा? हमें दोनों फेजेस देखने को मिलेंगी, यानी कि जो पहली एग्जिस्टिंग फेज थी वो भी मिलेगी और जो न्यू फेज बनी है वो भी मिलेगी। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है दोनों फेजेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास गार्नेट प्लस बायोटाइट है और जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इससे वो भी गार्नेट प्लस बायोटाइट है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास एल्मेंडाइन एंड फ्लोगोपाइट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास पायरो प्लस एनाइट है। यानी कि Fe और Mg का एक्सचेंज होने की वजह से हमारे पास गार्नेट और बायोटाइट तो है, लेकिन वो टाइप यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन जो सीरीज है गार्नेट और बायोटाइट की, उसके हमें दूसरे प्रोडक्ट्स वहां पे मिल रहे हैं। सो हमें दोनों देखने को मिलेंगी फेजेस। सो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस चेंज हुई थी जिसकी वजह से ये एक्सचेंज रिएक्शंस हुई हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24. What will be the AKF values of Fe3, Al2, Si3, O12? Okay, let's start. सबसे पहले हम देखते हैं ए पे हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe2O3 प्लस Al2O3 माइनस Na2O प्लस K2O प्लस CaO। K पे हम रिप्रेजेंट करते हैं K2O एंड F पे हम रिप्रेजेंट करते हैं FeO प्लस MgO प्लस MnO। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास A पे क्या है। हमारे पास A पे है 1Al2O3। B पे हमारे पास क्या है? हमारे पास K पे हमारे पास क्या? हमारे पास K है यहाँ पे? नहीं है, सो ये 0 हो गया। देन F पे हम देखते हैं, F पे हमारे पास 3FeO है। ओके, लेट्स स्टार्ट। A equal to 100 into A by total. Let's see. This will become 100 into 1 upon 4 because 3 plus 1 4. ये हो जाएगा हमारा 25। ए पे हमारा आ गया 25%, के हमारा 0 है, F हो जाएगा 100 into F upon total which will be equal to 100 into 3 upon 4 which is equal to 75%. Okay, so F is 75%, A is 25 and K is 0. So option 2 would be. Let's move on to question number 25. Which one of the following minerals is formed during ultra high pressure metamorphism? So ultra high pressure metamorphism by definition, ultra high pressure metamorphism का मतलब है वो pressure condition जिसमें क्वार्ट्ज हमारा कन्वर्ट हो जाए कोइसाइट में। यानी कि 2.7 गीगापास्कल के बाद जो भी मेटामॉर्फिज्म होता है उसको हम अल्ट्रा हाई प्रेशर मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कोइसाइट बिकॉज कोइसाइट हमारा हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ है क्वार्ट्ज का। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज द प्रोटोलिथ फॉर मार्बल? ओके,
फर्स्ट ऑप्शन इज एरिनेशियस रॉक्स। एरिनेशियस रॉक्स हमारे बेसिकली सैंड साइज पार्टिकल से बने हुए होते हैं, इसके अंदर हमारा सैंडस्टोन आ जाएगा। नेक्स्ट इज आर्जिलेशियस रॉक्स। आर्जिलेशियस रॉक्स बेसिकली हमारे क्ले साइज सेडिमेंट से बने हुए होते हैं, सो इसके अंदर हमारा मड स्टोन, शेल, क्ले स्टोन ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट इज मैफिक रॉक्स। मैफिक रॉक्स हमारे बेसिकली मैग्नीशियम एंड आयरन कंटेनिंग मिनरल से बने हुए रॉक्स होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट। देन वी हैव कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स बेसिकली लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट से बने हुए रॉक्स। एंड मार्बल वी नो इज कैल्शियम, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move on to question number 27. The smaller folds which occur on the limbs or hinges of larger folds are known as. Okay, radial folds से start करते हैं. Radial folds are basically circular shaped folds. As you can see in this diagram, these are radial folds. Then we have N-echelon folds. N-echelon folds are basically step-like folds that overlap each other. As you can see here, these are step-like folds and they are overlapping each other. Then we have king folds. King folds basically हमारे foliated rocks के अंदर बनते हैं, यानी कि जिन rocks के अंदर foliations होती हैं उन rocks के अंदर हमें king folds देखने को मिलते हैं. King folds basically oblique होते हैं foliations के, यानी कि ये हमारी foliations हमें दिख रही है, ये parallel foliations है, और ये जो structure है, ये वाला जो हमें बीच में एक fold देखने को मिल रहा है, this is king fold. ये हमारे जो बाकी फोलिएशंस है उनके पैरेलल या फिर उनके ऑब्लिक हमें देखने को मिलता है. सो ये हमारे किंग फोल्ड्स हो गए. लास्ट ऑप्शन इज पैरासिटिक फोल्ड्स. अब पैरासिटिक फोल्ड्स क्या होते हैं? जो फोल्ड्स किसी लार्जर फोल्ड के लिम्स में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे जेड शेप के ये फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें एस शेप के फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं, टॉप पे हमें यहाँ पे एम शेप के फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं. सो ये वाले फोल्ड्स जो किसी लार्जर फोल्ड के लिम्स में देखने को मिलते हैं उनको हम पैरासिटिक फोल्ड्स बोलते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पैरासिटिक फोल्ड्स. Move on to question number 28. A set of new planar surfaces produced in a rock as a result of deformation is called. Okay, let's see deformation surface. Deformation surface basically किसी भी surface का top है जहाँ पे हमें deformations देखने को मिल रही हैं. Next we have lineations. Lineations are linear features that are seen repeatedly in a rock. यानी कोई भी lines अगर हमें rock में बार बार देखने को मिल रही हैं तो उनको हम lineations कहते हैं. Then we have bedding plane. Bedding plane basically top and bottom bounding surface of any beds are called bedding planes. Bedding planes हमारे जब rock deposit होता है उसी टाइम पे बन जाते हैं. ये deformation से नहीं बनते, ये already rock के अंदर present होते हैं. Then we have foliations. Foliations are basically parallel arrangement of platy minerals due to deformation. यानी कि डिफॉर्मेशन के बाद अगर हमारे जो प्लेटी मिनरल्स है वो एक प्रिफर्ड ओरिएंटेशन में हमारे डिपॉजिट हो जाएं या फिर एक प्रिफर्ड ओरिएंटेशन अगर वो ले लें तो उनसे हमें एक प्लेनर सरफेस देखने को मिलता है रॉक के अंदर, जिसको हम फोलिएशन कहते हैं. सो करेक्ट आंसर वुड बी ए पार्ट, फोलिएशन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. If the dip of a plane is measured in a vertical plane perpendicular to the strike, it is called. Okay, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, true slope and apparent slope, true dip and apparent dip. So slopes, true slope and apparent slopes, ये दोनों terms aerial photograph से related है. Apparent slope is basically a true slope, लेकिन photograph में हमें वो vertically exaggerated दिखता है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये apparent slope है. So these two options cannot be correct. Then we have apparent dip. अब apparent dip क्या होती है? जो हमारा स्ट्राइक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा जितने भी डायरेक्शन में अगर हमारी डिप हम मेजर करते हैं, यानी कि अगर हम डिप मेजर कर रहे हैं इन एनी प्लेन दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, देन इट इज कॉल्ड apparent dip. सपोज दिस इज आवर स्ट्राइक लाइन, ये हो गया 90 डिग्री. इस प्लेन में अगर हम अपनी कोई भी डिप मेजर कर रहे हैं देन इट इज ट्रू डिप. लेकिन अगर हम इसके अलावा किसी भी प्लेन में मेजर कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, 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 देन दे आर कॉल्ड apparent dip. So the correct answer is true dip. Let's move on to question number 30.
A fault that strikes parallel to the strike of axial plane of regional fold is known as. First, let's see diagonal slip fault. Diagonal slip fault या हम इसे oblique slip fault भी कह सकते हैं. Oblique slip fault कब बनते हैं? जब हमारी fault movement dip के डायरेक्शन में और strike के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर fault movement हो रही है तो हम इसे diagonal slip fault बोलेंगे. Then we have dip slip fault. Dip slip fault में basically dip डायरेक्शन में अगर fault movement हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये dip slip fault है. Then we have transverse fault. Transverse fault में क्या होता है? अगर हमारा जो fault है उसका strike डायरेक्शन oblique है regional fold के, यानी कि regional fold का जो strike डायरेक्शन है उसके हमारा जो fold है अगर transverse है तो उसको हम transverse fault बोलेंगे. Last is longitudinal fault. Longitudinal fault में क्या होगा? अगर हमारा fault का जो strike है वो पैरेलल होगा रीजनल फोल्ड के एक्सियल प्लेन के स्ट्राइक के, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have any questions or queries, write it down in the comment section below. And we will be posting content very regularly. So keep following us. And I'll see you in the next video. Goodbye.